हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? कैसे हैं हाल चाल तुम लोगों के? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ऑलराइट। सो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने प्रश्न कर लिए थे कल? 20 के आसपास। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। 20 नहीं हुए थे, 10 के आसपास थे। हाउ मेनी? नहीं, हो गया था। 14 सवाल हो गया था। ठीक है, 14। चलो 15वां सवाल करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के 4 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। हमें बताना है कि भैया एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी वो कितनी होने वाली हैं। ठीक है, सो जरा पहले पैरेललोग्राम अब बताए, साथ साथ अगर प्लॉट करोगे ना तो आपसे सवाल और आसानी से होंगे। तो जरा प्लॉट करते हैं इसको। प्लॉटिंग का तो अपना मजा है नहीं तो नौकरी लगी नहीं है तो प्लॉट तो अभी तो खरीद नहीं सकते। तो अभी कोऑर्डिनेट की प्लॉटिंग कर लो। ठीक है, हाँ जी, नौकरी लगती है सरकारी लोग हैं, प्लॉट खरीदना है। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है। 1,1 कहीं यहाँ होगा, 1,1। 3,4 कहीं यहाँ होगा ऐसे। 9,4 पता है कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा ऐसे। अब अगर आपको ये पैरेललोग्राम बनाना है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस तरह की कहानी गढ़नी पड़ेगी हमको ऐसे, राइट? देखो ये मैंने बनाया लगभग 1,1, ये मैंने बनाया आपका 3,4, ये बनाया मैंने 9,4। मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, बना देते हैं। ये लेंथ पता है कितनी है? 6। देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट में आप 6 आगे गए तो ये लेंथ 6 है, तो यहाँ भी ये लेंथ क्या होगी? 6 अधिक होगी। तो अगर 6 अधिक होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 से बदल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो 7,1 आपकी वैल्यू आ गई, राइट? अब पता है ये अगर आपको प्लॉटिंग आती है तब तो आप इसको ऐसे कर पाओगे। अगर प्लॉटिंग नहीं आती है सवाल में तो मैं तरीका बताता हूँ क्या होगा। अगर आपको प्लॉटिंग नहीं आएगी सवाल में तो आपको सवाल कैसे करना पड़ेगा? आप ऐसे रैंडमली यहाँ पैरेललोग्राम बनाओगे। आप कहोगे ये वैल्यू मुझे दी है 1,1, ये वैल्यू आप कहोगे है 3,4, ये वैल्यू है हमारा 9,4। और ये हमेशा काम भी नहीं करेगा बेटा, क्योंकि यहाँ वाई कोऑर्डिनेट सेम थे तो आसान था देखना, राइट, कि एक्स कोऑर्डिनेट 6 से बदल गया। तो इसलिए इसका जनरल मेथड क्या होगा वो भी समझते हैं। ये जो चौथा कोऑर्डिनेट है इसको तुम मान लो एक्स, वाई। अब ये सवाल होगा कैसे अगर हम उस तरीके से जाएंगे? तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, याद है सभी को, बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये और ये इक्वल होता है, यानी ये और ये इक्वल होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को अगर मैं m बोल दूं तो आप जरा मिड पॉइंट थ्योरम लगा के m का कोऑर्डिनेट बता दो। तो कल मैंने जो एक सेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, उस सेक्शन फॉर्मूला में अगर आप m और n की वैल्यू को एक एक रख दें यानी मिड पॉइंट थ्योरम बन जाता है वो। जैसे मैंने कहा ये a है, ये मैंने कहा मान लिया b है। a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है मान लिया x2, y2, और ये हमारा पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। तो आप कहोगे ये 1:1 है। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं अगर m और n 1 हो जाएगा तो ये बनेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हुआ। यही चीज मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। तो m का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 9, 1, 10/2, जिसको हम कह सकते हैं 1 + 9/2, 4 + 1, 5/2, इसको हम कहेंगे 1 + 4/2। क्या वैल्यू आ रही है आपकी? आपको क्या आ रही है? 5, 5/2 आया। अब आपको यही वैल्यू मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। 3 + x/2, 3 + x/2, y + 4/2, राइट? 3 + x/2 और 4 + y/2 बता सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही जगह होगा। अब यहां से आप कहोगे 3 + x/2 हमारा 5 के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। यहां आप कहोगे कि 4 + y/2 की वैल्यू 5/2 के बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो आ गया 7,1। अब ये तरीका इस सवाल में नहीं लगाना पड़ा क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम थे तो डिस्टेंस देखना बहुत आसान था हमारे लिए, तो यहां नहीं लगाना पड़ा। इसलिए ड्रॉ करने का फायदा है। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें ये y कोऑर्डिनेट बदल रहा होगा तो उस केस में इस मेथड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वहां पर आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। फिर समझ में आया तो यस बताइए, या कुछ थम्स अप हिट करो कि समझ में आएगी तुमको, क्लियर हो गई ये पॉइंट? हाँ जी, ओके, चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ज्योमेट्री की नॉलेज यहाँ इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट में, कि भाई डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, उसका ज्ञान यहाँ नहीं होगा तो ये सवाल जनरल केस में आप फंस जाओगे, राइट? दूसरा सवाल, एक लाइन सेगमेंट है जो बनता है इन दोनों को ज्वाइन करने से,
और ये इस लाइन से डिवाइड होता है किस रेशियो में, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है यार ये तो, राइट। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को कहाँ काटेगी, वो कैसे पता लगेगा। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो। दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, y माइनस वाई वन, इसको मैं बोलूंगा x1 y1, इसको बोलूंगा x2 y2। फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है। y माइनस वाई वन क्या होगा 4, y2 माइनस वाई वन कितना होगा 8 माइनस 4 बटे x2 माइनस x1 कितना होगा 7 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 कितना होगा 4। तो ये वैल्यू हो गई आपकी y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 बटे 4 यानी 1 हो गया, ये तो ये हो गया आपका x माइनस 4। कहाँ x माइनस 3, अच्छा x माइनस 3 है, ठीक है, इसको 3 कर लेते हैं, x माइनस 3 आएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, x माइनस 3। तो आपको दिख गया ना लाइन की इक्वेशन क्या मिली आपको, एक तरह से x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इस लाइन सेगमेंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन मुझे मिल गई x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। और दूसरी लाइन एक ये है जो हमें यहां दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, ये जिस पॉइंट पे काटेगी वो पॉइंट कैसे मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करने से +1 आएगा। हाँ तो +1 सॉरी, इन दोनों को सॉल्व करने से इस पॉइंट की इक्वेशन आएगी। तो आप जरा इसको सॉल्व करने में लग जाओ। तो आप कहोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7। इस लाइन को मैं देखो कैसे लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ 3x माइनस 3y, 3 से गुणा कर दिया, ये -3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 5x आपका क्या आ गया -10, x की वैल्यू क्या आ गई -2। x अगर -2 आ गया तो y कैसे निकलेगा, x की जगह -2 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी -4, उधर जाएगा +4 होगा, -3 बनेगा, तो y की वैल्यू -1 आ गई। या आप x की वैल्यू -2 यहाँ रख दो, -2 रख दो, तो -2 और +1 -1 बनेगा, उधर जाएगा y -1y। तो -2, 1 पे इंटरसेक्शन आपका हो रहा है, -2, -1 पे। समझ में? अब एक बात मुझे बताओ, 3, 4 और 7, 8 इंटरनल डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो जो कोऑर्डिनेट इस लाइन सेगमेंट पे आएंगे, आप विजुलाइज करो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 3, 4 यहाँ कहीं होगा, 7, 8 यहाँ कहीं होगा, तो इस पे जितने पॉइंट्स हैं वो तो इंटरनल डिवीजन करने वाले पॉइंट में x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहां मुझे नेगेटिव मिला। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंटरनल डिवीजन नहीं है, डिवीजन तो एक्सटर्नल है, बट एक्सटर्नल में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं। आपको फॉर्मूला पता है, यहां पर मैंने लिखा 3, 4, यहां मैंने लिखा 7, 8, और जो पॉइंट है वो कहीं -2, -1 है, जो इसको डिवाइड करने जा रहा है, राइट। कहीं -2, -1 इधर होगा जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला आपको सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ाया गया आपको याद है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसा कब होता है, जब आपका डिवीजन एक्सटर्नल हो रहा हो, इंटरनल हो रहा हो। अब आपको पहले से पता है कि आपका डिवीजन एक्सटर्नल है, तो आप चाहो तो यहाँ माइनस लिखो या ना लिखो, वो अपने आप आ जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। आप यही फॉर्मूला यूज करो, सेम फॉर्मूला, राइट। आपका m और n का रेशियो नेगेटिव आएगा, जो बताएगा कि डिवीजन एक्सटर्नल है। तो यहाँ बस एक काम आपको ये करना होगा, इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं लगाना होगा। जब भी आपको रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना है मैं समझा रहा हूँ। अगर आप ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें, आपको यहां मिलता है m अपॉन n x2 प्लस x1 बटे m प्लस n क्या हो जाता है m बटे n प्लस 1। अगर मैं m अपॉन n की जगह k रिप्लेस करूं तो k x2 प्लस x1 बटे k प्लस 1 बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना जो रेशियो है डिवीजन का ना, उसको k रेशियो 1 मान के चलिए। अब k की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी तो रेशियो अपने आप आ जाएगा, हम दो वेरिएबल लेके नहीं चलेंगे। ओके, तो आपको k रेशियो 1 का डिवीजन मान के चलना है, और आप k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। तो k रेशियो 1 अगर आपने माना तो आपका ये वैल्यू है x1 y1 और ये वैल्यू है x2 y2। तो जरा बताइए कि -2 की वैल्यू क्या आएगी। तो -2 आपका होगा 7k kx2 प्लस x1 यानी 3 अपॉन k प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब k की वैल्यू यहीं से आ गई, आपको हो गई ये वैल्यू हो गई -2k प्लस 1 इज इक्वल टू -2k, ऐसे 7k प्लस 3 हो गया। यहां से आपको मिलेगा 9k इक्वल्स टू, ये -2 है और 3 उधर से आएगा -5।
आप बहुत गौर से देखिएगा कि यहां से के की वैल्यू पता है क्या है, -5/9, यानी आपका रेशियो क्या बन रहा है, 5:9। के रेशियो 1 है ना, 5:9। और माइनस क्यों आया, ये माइनस बता रहा है कि डिवीजन आपका एक्सटर्नल है, जो कि हमने पहले ही देख लिया था बुद्धि लगा के, हमने पहले ही बुद्धि लगा के दिखा दिया था, राइट। तो बुद्धि निकल गया। तो जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो ये m और n वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है आपको, आपको k रेशियो 1 मान के शुरू करना है, और k रेशियो 1 में kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। k को डायरेक्टली निकल जाएगा, कहां से डायरेक्टली निकल जाएगा बेटा, k डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका है स्लोप को इक्वल करने का, राइट, बट स्लोप को इक्वल करने में k का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रॉब्लम यह है, ठीक है। तो ये तरीका है, k की वैल्यू आ गई आपकी, k इज इक्वल टू -5/9 यानी 5/9 का एक्सटर्नल डिवीजन है। आंसर क्या हो गया, डी। कितने लोगों को बात समझ में आई। अब आप कहो तो मैं सवाल आपको ओरली करा दूं, कहो तो ये सवाल ओरली करा दूंगा मैं, राइट, अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे तो। अगर आप प्लॉटिंग जानते हो तो जरा प्लॉट करो इसको। 3,4 यहां होगा, 7,8 कहीं यहां होगा, 3,4 यहां होगा, अगर मैं इसको 3,4 यहां मानता हूं तो 7,8 कहीं यहां होगा लगभग। और आपका जो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, आप मुझे बताओ किस दिशा में होता है, इधर होता है कहीं, क्योंकि जो -2, -1 आपने अभी पॉइंट निकाला, वो -2, -1 तो लगभग इधर आ जाएगा। ये तुम्हारा 3,4 है और ये तुम्हारा 7,8 है। पहली चीज तो आपको ये दिख रहा है ना कि ये डिवीजन एक्सटर्नल है क्योंकि बाहर है, यस। दूसरा मुझे आप बताओ कि इसकी दूरी यहां से पास में है या यहां से पास में है। क्लियरली पहली दूरी छोटी है और दूसरी दूरी बड़ी है कि नहीं है, इसके पास में दिख रहा है। तो जब मैं रेशियो लिखूंगा तो मुझे ये भी पता है एक्सटर्नल डिवीजन है, और मुझे पता है पहला पार्ट दूसरे से छोटा होगा, ये लेस होगा इससे। इन दोनों ज्ञान से आपका उत्तर सीधे निकल रहा है। इंटरनल काट दो, एक्सटर्नल में पहला पार्ट दूसरे से कम होना चाहिए, तो पहला पार्ट दूसरे से कम कहां है, सिर्फ डी ऑप्शन में। ये गलत, पहला पार्ट दूसरे से बड़ा है, ये भी गलत। तो कोऑर्डिनेट को तो बहुत दुनिया पढ़ के जाती है, बट कोऑर्डिनेट में जो पावर है ना फिगर ड्रॉ करने की, अगर आपने वो ड्रॉ करना शुरू कर दिया तो आपको विजुअलाइजेशन का फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल दिखने लगा, अंदर में पता है कि 3,4 से वो पास में है, तो वो वैल्यू रेशियो में कम होगी और दूसरी वैल्यू बड़ी होगी। तो हमारा आंसर डी 5/9 हो गया। हमें ये कुछ नहीं करना, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, कोई लाइन की इक्वेशन नहीं लिखनी, कोई सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट सी हाउ मच टाइम यू आर सेविंग। तो आप इस सवाल को विजुअली कर सकते हो, आपने सवाल को विजुअली सॉल्व कर लिया, तो ये पावर है जो आप यूज करें। 17वां सवाल देखिए, PQR हमारे मिड पॉइंट्स हैं AB BC CA के, हमें PQR का एरिया निकालना है। पहले तो PQR बनाओ, ABC। अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या आपको ये मालूम है कि जो ट्राइंगल मिलता है, इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/4 होता है। याद होगा ना कि ऐसे करके 4 इक्वल एरियाज बन जाते हैं, राइट। तो जो ट्राइंगल PQR का एरिया है, ये हम निकालने के बजाय हम कोई PQR का कोऑर्डिनेट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि हम निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम से सारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि ट्राइंगल PQR का एरिया 1/4 होगा ट्राइंगल ABC के एरिया का। तो ABC का अगर मुझे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं सीधे। तो आपकी A की वैल्यू क्या है, 5, -1, यहाँ है -7, 6, और ये है 1, 3। फॉर्मूला आपको पता है 1/4। ABC का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, ये हो गया 1/8 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 5। अगर मैं y2 माइनस y3 करूंगा तो 6 - 3 आएगा, 6 - 3। जो x2 है हमारा वो है -7। बस इसमें ध्यान रखना कि जिसको x2 मानोगे वही उसी का काउंटर पार्ट y2 है। y3 माइनस y1, y3 3 है, y1 हमारा -1 है। तो मैं सब कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाए। x3 की वैल्यू आपकी 1 है, y1 माइनस y2 करना है तो y1 -1 है, y2 हमारा -6। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लिखना है, और इसके आगे एक मॉडुलस का साइन होता है ताकि अगर वैल्यू नेगेटिव भी आए तो उसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेंगे। तो ये 1/8 हुआ। अंदर देखना क्या आ रहा है, 5 × 3 = 15, ये हो गया 7 × 4 = 28, ये हो गया -7। आप देख रहे हो -20 आया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, सही तो है सब। तो इसको 20 लोगे आप, 20/8 2.5 हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई।
राइट। तो मॉडुलस होता है तो 20 बाहर आ जाएगा, 20/8 ढाई हो गया। तो देखो ज्योमेट्री का यूज है कोऑर्डिनेट में, ये जानना कि मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा वो 1/4 एरिया का होगा, दैट इज हेल्पफुल, आसान है यहाँ पर यूज करना। पीक्यूआर के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, वो नहीं निकालना है, ठीक है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए, राइट, हेलो, ऑलराइट। अच्छा बताओ पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं? दो तरीके हैं, हम एरिया जीरो कर दें, ट्राइंगल का बता चुका हूं, उससे हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम स्लोप को इक्वल कर दें। देखो एरिया जीरो करने में बस ये ध्यान रखना होगा कि यार कंफ्यूज मत हो जाओ आपकी के गड़बड़ा जाओगे, वाई x1 में भी के है, y1 में भी के है, बहुत सारे के हैं। बट अगर आप स्लोप बराबर करोगे तो वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि वहां थोड़ा तिकड़म लगा सकते हैं हम। जैसे अगर इन दोनों का स्लोप निकालो आप, तो टू के कट जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट में दोनों में 2 - 2 के तो कट जाएंगे। यस, तो इन दोनों को यूज कर लो और इन दोनों को यूज कर लो, राइट। स्लोप बराबर करते हैं, तो अगर मैं इसको ए बी सी बोल दूं तो मैं निकालता हूं पहले स्लोप ऑफ ए बी और इसको बराबर करूंगा मैं स्लोप ऑफ ए सी के। करो जरा, स्लोप ऑफ ए बी जब लिखोगे तो आप लिखोगे 2k - 2 + 2k, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आपका 1 - 2k हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ एसी। और स्लोप ऑफ एसी में क्या करेंगे, y2 - y1 करेंगे तो 6 - 2 4 बचेगा, क्योंकि 2 के कट जाएगा, -2 के दोनों के कट गए। और ये जो वैल्यू है ये बनेगी -4 - k। तो यहां आपको मिला 4k - 2 बटे 1 - 2k इज इक्वल टू 4/-4 - 2k बना। कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, जरा वो कर लेते हैं पहले। पहला सिंप्लीफिकेशन ये पॉसिबल है कि 2 से अगर काटेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी है यहाँ 2 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 2k - 1 हो जाएगा। फिर इस 2 से हम काटेंगे नीचे तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो आपको फाइनल इक्वेशन जो है वो है 2k - 1 बटे 1 - 2k, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ रहा है देख रहे हो आप, यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी 1/-2 - k। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ क्या? क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं, -1 बन रहा है तो के की एक ही वैल्यू आ रही है, बट सवाल के हिसाब से के की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। जरा देखो कहाँ गड़बड़ी की है। ए बी का स्लोप मैंने सही लिखा है, 2k - 2 + 2k 1 - 2k 4k - 2, सही है सब, ओके, राइट, सही है। चलो तो ये वैल्यू तो -1 हो गई यार, और -1 इज इक्वल टू 1/-2 - k। तो यहां से 2 + k की वैल्यू 1 आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी यहां से -1 आ गई। बट k -1 दो जगह दिया हुआ है, ये दोनों तो गलत हो गए। k की वैल्यू -1 आ गई, -2 नहीं आई, k की वैल्यू -1 आई। हाँ जी, अब एक काम और कर लेते हैं, एक स्लोप आपके पास और है, वो है स्लोप ऑफ BC। हाँ जी, खैर उसको करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि BC का स्लोप अगर आप लिखते भी हो तो जो हमें k की एक वैल्यू आई है वो गलत तो नहीं हो सकती है, दैट हैज टू बी करेक्ट, राइट, दैट हैज टू बी करेक्ट। तो एक्चुअल में यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए थी, AB का स्लोप AC के बराबर हो गया, और अगर हमने AB का स्लोप AC के बराबर कर दिया तो नेचुरली BC का स्लोप बराबर होगा, मतलब उसको अलग से बराबर नहीं करने की आवश्यकता है। समझना मेरी बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमने, आप समझो इसको, AB के स्लोप को अगर हमने AC के स्लोप के बराबर कर दिया तो BC का स्लोप नेचुरली बराबर हो जाता है। तो हमें यहाँ k की वैल्यू -1 मिल रही है, लेकिन दूसरी वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो कैसे कहोगे कि C होगा या D होगा? कौन कह रहा है C होगा और कौन कह रहा है D होगा, और क्यों होगा?
ऑलराइट, तो देखो बहुत मुश्किल बात नहीं है, सी और डी में से क्या लगाओगे। देखो एक चीज हमें ये भी समझनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर प्रश्न में, जो आपके सामने सवाल है, कि क्वाड्रेटिक नहीं बनी। आप इस बात को समझ रहे हो, आपकी एक लीनियर इक्वेशन बनी, इसका मतलब है के की एक ही वैल्यू है। अगर क्वाड्रेटिक बनती तब तो दो वैल्यू आती, अगर के की एक ही वैल्यू आएगी तो हम तो एक ही बोलेंगे कि भाई के की वैल्यू -1 है, दो वैल्यू आई नहीं ना, दो आती तब तो दो नहीं लगाते, दो नहीं आई, दो कैसे लगाए। अब मैं एक आपको काम दे रहा हूं, कितने लोगों को काम करने को तैयार है? एक काम दूं आपको, ठीक है? आप इसी सवाल में दूसरे स्लोप्स को बराबर करो ना। जैसे आपने ए बी को अभी ए सी के बराबर किया तो वो के कटा यहां पर, जरा ए बी को बी सी के बराबर करो और देखो क्या वहां दूसरी वैल्यू उत्पन्न होगी या नहीं होगी, देख लेते हैं। तो ए बी बराबर बी सी अगर हम करेंगे यहां पर, तो ये वैल्यू तो ठीक है, 2k ऊपर, तो आपका ये मतलब ओवरऑल जो ये फ्रंट है ये तो बनेगा 4k-2 बटे 1 - 2k, ये ठीक है। और ए बी को अगर आप बी सी के बराबर करोगे तो यहां पर वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6 - 4k ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका आएगा -5, क्योंकि यहां से k कट जाएगा आपका, राइट। बीसी करोगे तो k और k इसका कैंसिल होगा, ये -5 आएगा। जरा यहां से बताओ, ये वैल्यू -2 है, यहां पर आपका 6 - 4k बटे -5 आ रहा है। यहां से जरा देखो दूसरी वैल्यू आ रही है क्या तुम्हारी, आपको 5 दूनी 10 बनेगा, नहीं आएगी, आनी ही नहीं है। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था लॉजिकली, बट आप मेरी बात नहीं मान रहे हो कि अगर आपने ए बी को बी सी के बराबर कर दिया, ए बी को ए सी के बराबर कर दिया, तो बी सी अपने आप इक्वल हो चुका है, उससे कोई नई वैल्यू कहां से आ सकती है। मैंने कर दिया ए बी को बी सी के बराबर, आपने बोला 2 वैल्यू आई, कैसे आई थी आपकी 2 वैल्यू, कैसे आएगी, नहीं आ रही, के ओनली -1 आ रहा है, दो वैल्यू नहीं आ रही है, देयर आर नो टू वैल्यूज, ओनली वन वैल्यू दैट इज देयर। तो यहां पर आपकी के की वैल्यू एक आ रही है सिंगल, दैट इज -1, दो वैल्यूज नहीं आ रही है, तो यहां पर आप आंसर -1 को मार्क करोगे बस, जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, जो सवाल है उसके हिसाब से एक ही वैल्यू आ रही है। क्वाड्रेटिक नहीं बनी तो दो वैल्यू नहीं निकलेगी ना, और दो वैल्यू आनी होती तो इन्हीं दोनों से आ जाती, यही आपके दो वैल्यू देते ना कि भाई अगर के की दो वैल्यू पे ये बराबर होते तो के की दोनों वैल्यू आनी चाहिए थी ना, नहीं आई ना, वो केवल -1 पे बराबर है, यही तो मतलब होता है इक्वेशन का। इसलिए इसका आंसर सी और डी में से कुछ भी नहीं है, के की सिर्फ एक वैल्यू है, वो -1। अगर डेटा कुछ और होता तब शायद दो वैल्यू आती, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है आपकी -1, तो इसको आप नहीं ले सकते हो, ओनली वन वैल्यू पॉसिबल। तो आप लिख लो इसको, कहीं लिख लेना ओनली वन वैल्यू। 19वां सवाल देखिए, दो लाइन 2,3 से पास हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं 60 डिग्री पे। एग्जाम में ऐसा हुआ तो स्किप करना चाहिए क्या? नंबर सबको मिलता है ऐसे सवालों का, ये मुझसे आप क्यों पूछ रहे हो सवाल? आप हर बार इस चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो क्या, कि भाई चारों में से अगर कोई ऑप्शन सही नहीं है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ दो या मार्क कर दो, नंबर सबको मिलता है, राइट। अगली बार फिर से ऐसा होगा तो आप फिर यही सवाल करोगे, मुझे पता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है। टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर दो लाइन 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और 2,3 से पास हो रहे हैं, एक लाइन का स्लोप मुझे 2 दिया हुआ है, फाइंड पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। दूसरे लाइन की जो पॉसिबल इक्वेशन है वो क्या हो सकती है, इसको आप बोल दीजिए m1, राइट। तो कैसे करोगे आप कहोगे tan 60 यानी tan थीटा किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ऐसा होगा। m1 - m2 अपॉन 1 + m2 tan एंगल के बराबर होता है, ये वैल्यू आपकी √3 के बराबर होगी, ये 2 - m अपॉन 1 + 2m हो गया, ये हो गया आपका √3 + 2√3m इज इक्वल टू 2 - m। बट एक चीज का ख्याल रखना जब आप इस कार्य को कर रहे हैं, मॉड साइन हटाने से क्या होता है ना, मॉड साइन हटाने पे ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है। मॉडुलस का मतलब होता है अंदर +√3 हो तो भी √3 बाहर आ जाएगा, -√3 हो तो भी √3 बाहर आ जाएगा। इसलिए यहां आपको m की दो वैल्यू मिलेगी, एक नहीं मिलेगी, दो वैल्यूज मिलेंगी। तो पहले आप +√3 लेके सॉल्व करिए, सो 2 - m अपॉन 1 + 2m, और हमने यहाँ पर इसको पहले +√3 लिया, तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 - m इज इक्वल टू √3 + 2√3m। यहां से m की वैल्यू आ गई 1 + 2√3 इज इक्वल टू 2 - √3। आपको स्लोप दिखा अपना,
क्या दिखा स्लोप? स्लोप मुझे मिल गया 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 2 रूट थ्री, ये स्लोप की वैल्यू। अब चूंकि दो लाइन्स ऐसी मिलेंगी मुझे जैसे सवाल के हिसाब से, क्योंकि और उसका बहुत रीजन लॉजिकल है भाई। देखो, एक 60 डिग्री का कोण इधर बना सकती है लाइन, और एक 60 डिग्री का कोण दूसरी लाइन इधर से भी बना सकती है, इसलिए दो लाइन आना लाजमी है कि नहीं है भाई? एक लाइन से 60 डिग्री के एंगल पे दो लाइनें हो सकती हैं, इसलिए दो दो स्लोप हैं, इसलिए दो लाइनें संभव हैं। इसलिए सवाल में पूछा गया है फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, कि उन दोनों में से एक कौन सा है बताओ। अब आप इतना ही इस्तेमाल करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, चूंकि लाइन 2,3 से पास हो रही है, पहला काम ये करो कि जाके जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें 2,3 पहले रखो। ये गलत हो जाएगा, आप 2,3 अगर यहां रखोगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। 2√3 + 3 इज नॉट √3, गलत हो गया। अब देखो 2,3 अगर मैं यहां रखूं तो क्या ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है? दो यहां रखा, तीन यहां रखा, तो 2√3 6√3 8√3 बन गया, 2 दूनी 4 -3 1 बन गया। तो ये जो लाइन है ना, ये 2,3 से पास हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इक्वेशन है, बट हाँ ये हो सकती है। अभी सही नहीं बोलूंगा मैं भाई, 2,3 से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, ये लाइन 2,3 से पास हो रही है, तो इट कैन बी इफ स्लोप मैचेस। अब आ जाओ, देखो स्लोप मैच हो रहा है क्या? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। स्लोप मैच नहीं हुआ, लेकिन क्या आप इसको गलत बोल दोगे? नहीं, अभी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने -√3 लेके भी तो कर सकते हैं, राइट? √3 की जगह -√3 कर ले। अगर हम √3 की जगह -√3 करेंगे तो स्लोप शायद मैच कर जाए, और √3 की जगह -√3 लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यहां पर दूसरा स्लोप, क्योंकि √3 एज इट इज मौजूद है, उसका स्लोप √3 की जगह -√3 रख दो, अपने आप आ जाएगा। देखो ये स्लोप इससे मैच कर रहा है क्या? यस। 2 + √3, ये माइनस अगर नीचे ले जाओ तो ये 1 - 2√3 बन जाएगा। तो ये करेक्ट है लाइन। बहुत अच्छा सवाल है। और आप ध्यान से देखो, मैंने -√3 वाले स्लोप को तुरंत कैसे लिख दिया, क्योंकि ये √3 जो है ना, ये √3 की तरह ही मौजूद है सॉल्व करने पे। तो √3 की जगह -√3 रख दो तो अगला स्लोप आ जाएगा। तो अगर ये स्लोप मैच नहीं किया, बट ये लाइन 2,3 से पास हो रही थी, तो हमने कहा चलो दूसरा वाला स्लोप चेक कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब आप कह सकते हो कि सर नन ऑफ दीज है, तो कोई जरूरी है ये लाइन होगी? यस। क्यों? क्या प्रूफ किया मैंने कि ये लाइन 2,3 से पास हो रही है, और ये प्रूफ किया कि इस लाइन का स्लोप ये है। तो जो चाहिए था मिल गया ना, फाइंड पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। यस, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल इक्वेशंस। इसलिए ए करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज ऑफ पॉसिबल केसेस। 20वां सवाल कह रहा है ए 1,3 है, सी 5,1 है, ये दो अपोजिट वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। अगर स्लोप लाइन का अदर टू वर्टिसेस पे बी डी लाई इज टू इक्वेशन ऑफ बी डी। ठीक है, सो एक रेक्टेंगल बनाओ पहले। ये कह रहा है 1,3 5,1 ए सी बी डी। अब बी डी का मुझे स्लोप दे दिया इसने, बी डी का स्लोप दे दिया m = 2। मुझे कह रहा है इसकी इक्वेशन बता दो। अगर तुम्हें स्लोप पता है तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? या तो y = mx + c, यानी मुझे y इंटरसेप्ट मिल जाए, जो कि ऐसे सीधे नहीं मिलेगा, या फिर इस पे एक पॉइंट खोज लो कोई, x1, y1। अगर एक पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हो, स्लोप पता हो, तो क्या होती है इक्वेशन? y - y1 = m x - x1। तो एक और पॉइंट कैसे पता करेंगे? दूसरा डायगोनल बनाओ, और आपको पता है ये बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालो। 5 + 1 6/2 कितना होगा? 3। 3 और 1 4/2 क्या होगा? 2। तो स्लोप 2 है और लाइन 3,2 से पास हो रही है, तो आप कहोगे y - 2 = 2 × x - 3। तो ये बन जाएगा आपका 2x - y = 4। लेकिन इस सवाल को कभी ऐसे नहीं करना है, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले आप बताओ कि किन किन लाइंस का स्लोप 2 है। इसका स्लोप -2 है। देखो, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y, ये दोनों -2 स्लोप क्या गलत हो गए? दो लाइनें मिली मुझे जिनका स्लोप 2 है, क्योंकि इसका स्लोप भी 2 है, इसका भी स्लोप 2 है। तो आप कर क्या सकते हो? आप 3,2 रख के देख लो किस लाइन पे सेटिस्फाई होगी, वही करेक्ट होगा। 3,2 यहाँ रखो, 3 दूनी 6 -2 4, यस, तो ये करेक्ट है, ये गलत होगा। आप वैसे कर भी सकते हो, छोटा सा है तो कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है।
coordinate foot of a perpendicular drawn on the line this from this is, आपको foot of the perpendicular का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहली बात कॉमन सेंस, अगर मुझे एक लाइन दी है 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 और एक पॉइंट से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको पता है ये जो फुट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, तो पहले आप सारे पॉइंट को रख के देखो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आपका यह है 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, देखो जरा 3,3 लाई कर रहा है क्या? 3 त्रिका 9, 4 तियां 12, 12 9 माइनस 3 हुआ, ये लाई नहीं कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। 2,3 डाल के देखो, आपको 3 दूनी 6, 5 4 तियां 12, नेगेटिव आएगा, नहीं हो सकता है। फिर आप 3,1 डाल के देखो, 3 त्रिका 9 माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0, ये लाई कर रहा है, लेकिन ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है या नहीं ये नहीं पता। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो भैया इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे, लेकिन जो लाई ही नहीं कर रहा है वो तो फुट हो ही नहीं सकते ना। तो अगला भी चेक करना पड़ेगा, 3,2 ये भी गलत हो चुका है, बट ये होल्ड करो आप, हो सकता है। अब 3,2 आप डाल के देखो, अगर 3,1 सेटिस्फाई हुआ है तो 3,2 नहीं होगा, राइट। 3 त्रिका 9 माइनस 8 माइनस 3 नहीं लाई कर रहा है। अगर ये 3 पॉइंट इस लाइन पे लाई ही नहीं करते हैं तो जो लाई करेगा वही करेक्ट होगा। तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं अपनाना पड़ा, सिर्फ वो पॉइंट उस लाइन पे है या नहीं है। अगर 2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं ऑप्शन में जो उस लाइन पे लाई करते, तब तो कंफ्यूजन होता कि फुट क्या है। चलो अब आप कहोगे सर मान लिया 2 पॉइंट हैं तो क्या करोगे? तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है, मैं इस लाइन का स्लोप निकालता। जैसे लेट्स से मान लिया एक और पॉइंट कोई होता, कोई और पॉइंट बता सकते हो जो इसका सेटिस्फाई होता हो? सोचो, इंटीजर पॉइंट बताना मुझे जो इस लाइन पे लाई करता हो। बताओ। एक पॉइंट बताओ ना जिस लाइन पे लाई कर रहा हो, कोई और, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या करते। अरे y की एक वैल्यू रख लो, x निकाल लो। किसी ने बोला 1 और -2, बिल्कुल सही बात है, 1 और -2 इस पे लाई कर रहा है। अब मान लेते हैं एक ऑप्शन हमें 1 और -2 भी दिया होता, सपोज, हम क्या करते हैं? अब हम स्लोप निकालते हैं 0,5 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है? 3/4 है। अब मैं इनका स्लोप निकालता, कैसे निकलता स्लोप? y2 माइनस y1 यानी 4 बटे x2 माइनस x1 माइनस 3। क्या इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? यस। क्या ये सफिशिएंट है बोलने के लिए कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है? यस। भाई 0,5 से तुमने इस लाइन के एक पॉइंट को ज्वाइन किया तो उसका स्लोप क्या होगा? m1 m2 -1 होने चाहिए। तो अगर ये 3/4 स्लोप दे रहा है तो ये मुझे -4/3 स्लोप देना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाता, ये गलत हो जाता। अगर 2 पॉइंट लाई करते तो हम ये कर लेते। अब मान लिया तुम जिद पे अड़ जाओ कि सर मुझे ट्रेडिशनल तरीका सिखाओ, इसका सिखा दूंगा। ट्रेडिशनल तरीका में आपको इस लाइन का स्लोप पता है कितना है? 3/4। इसका स्लोप निकाल लो, आपको इसका जो स्लोप बनेगा m1 m2 वो बनेगा -4/3। इस लाइन का आपको स्लोप मिल गया, और ये लाइन 0,5 से पास हो रही है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से आपको मिलेगा 4x प्लस 3y, 4x उधर जाएगा 3y उधर, -15 बराबर 0 या बराबर 15। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आप सॉल्व कर लो इसको। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी ना वो 3,1 आ जाएंगी। तो ये प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका है सवाल को करने का, कि जो लाइन दी है उसका स्लोप निकालो, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो, और फिर वो लाइन 0,5 से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन लिख लो और सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो हाँ बोलो। Intercept made by a line on y-axis is double to the intercept made by it on x-axis. If it is passing through 1,2, then इसकी इक्वेशन क्या है? आपको एक x और y इंटरसेप्ट के टर्म में लाइन की इक्वेशन बताई थी मैंने, याद है आपको? ऐसे सवाल ये कह रहा है कि x बटा a है और y बटा 2a है और ये वैल्यू 1 के बराबर है। यहां से आपको मिलेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 2a, ये लाइन की इक्वेशन हुई। ये कह रहा है ये लाइन 1,2 से पास हो रही है,
तो 1, 2 यहाँ रख दो, 2 × 1 + 2 = 2a आ जाएगा। यहां से आपको मिलेगा a की वैल्यू 2, और a अगर 2 आ गया तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 2x + y = 4। आप ये कार्य भी कर सकते थे कि आप इस सवाल को वैल्यू रख के देख लेते कि 1, 2 किस लाइन में सेटिस्फाई करेगा। देखो 1, 2 यहां नहीं करेगा क्योंकि सब पॉजिटिव है तो टोटल 0 नहीं हो पाएगा। 1, 2 यहां कर रहा है, होल्ड कर लो, हो सकता है। 1, 2 यहां कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 0 है, गलत हो गया। 1, 2 यहां कर रहा है क्या, ये भी नहीं कर रहा है। तो 1, 2 सिर्फ इस लाइन पे है तो यही सही होगा, कोई तिकड़मबाजी नहीं करनी, हमें क्वेश्चन लिखनी नहीं है। 1, 2 पॉइंट सिर्फ ए ऑप्शन से पास हो रहा है तो वही सही होगा ना, बाकी तीनों तो गलत हो गए। यस और नो? हाँ जी। तो थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करोगे तो कोऑर्डिनेट के सवाल बहुत जल्दी होते हैं। हाँ जी। 23वां सवाल देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स ए 30° एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड विच फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 50/√3 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया सवाल। ओरिजिन से 30° का एंगल बना रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर, सॉरी कह रहा लाइन पे अगर आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव x एक्सिस से 30° का कोण बना रहा है। इसका स्लोप tan 30 है। tan 30 का मतलब 1/√3। अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा, -√3। जो लाइन है उसका स्लोप -√3 होगा, तभी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको लाइन का स्लोप मिल गया। अब देखो किस ऑप्शन में पहले तो स्लोप -√3 है, यहां +√3 है, सॉरी यहां 1/√3 है, गलत। इसका स्लोप 1/√3 है, हमें लाइन का स्लोप -√3 चाहिए। यहां जाओ, यहां है तो डी होल्ड करेंगे, हो सकता है। यहां 1/√3 है, यहां भी 1/√3 है, सब गलत हो गए। एक ही ऑप्शन है डी। हमें नहीं चेक करना है कि एरिया 50/√3 है या नहीं, राइट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? बट अगर एरिया 50/√3 मान लिया सिद्ध करना हो, कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आप डी ऑप्शन उठा लो और इसको थोड़ा बना लेते हैं। 10 को आप राइट हैंड साइड लेके जाओ या मत लेके जाओ, ये जो वैल्यू आपको यहां दी गई है, अगर 10 को आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो आप कहोगे √3x + y। आपकी लाइन की इक्वेशन ऐसी होगी ना, अगर स्लोप -√3 है तो लाइन की इक्वेशन ऐसी लिख सकता हूं मैं, √3x + y = k। के पता नहीं है। अब आप यहां जाओगे और आप कहोगे इसका जो x कोऑर्डिनेट, x इंटरसेप्ट बनेगा वो बनेगा k/√3, क्योंकि आप k से डिवाइड कर दो, x/k/√3 बनेगा प्लस y/k बनेगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट आपका k आ गया। जो लाइन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो जो एरिया इसका बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहोगे ½ × k × k/√3, और ये वैल्यू आपने सवाल में 50/√3 दे रखा है, काट दो। k² की वैल्यू 100 आ गई, k की वैल्यू आपकी 10 आ गई, राइट? मजेदार बात क्या है कि k सिर्फ 10 नहीं आएगा, k -10 भी आ सकता है। k -10 का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? आपकी जो लाइन है वो ऐसी भी हो सकती है, आप खुद देखो। आपकी लाइन ऐसी भी हो सकती है, सेम कहानी रिपीट कर सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ये, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, जो परपेंडिकुलर आपने यहां डाला है वो सेम स्लोप का परपेंडिकुलर इधर भी पड़ जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, स्लोप इक्वल हो गए, और ये सेम लाइन है। तो एक्चुअली में मुझे दो लाइन मिलेगी, L1 L2। तो जो लाइन की इक्वेशन आएगी इसको आप +-10 बोलिए। तो आपकी दो इक्वेशंस हैं, √3x + y +-10 = 0। +10 वाला भी सही है, -10 वाला भी सही है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जब k² = 100 आया तो k की वैल्यू ओनली 10 नहीं है, +-10 है। तो चाहे आप +10 ले लो चाहे -10 ले लो, दोनों सही है। दो ऐसी लाइन संभव हैं और वो आपको डायग्राम से दिख भी रहा होगा। कितने लोगों को समझ में आया? कोऑर्डिनेट भारी लग रहा है, मजा आ रहा है? कोऑर्डिनेट में सबको दिखता है, राइट? तो अगर आप इक्वेशन से फैमिलियर हो जाओगे
प्लॉटिंग से फैमिलियर हो जाओगे देन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। तो इसको रिवीजन करोगे आप मजबूत बनोगे, ऐसा नहीं है। विडंबना बस यही है कि कोऑर्डिनेट टॉपिक बहुत खराब तरीके से आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है। 24वां सवाल, दो लाइंस के बीच की दूरी निकालनी है। बस आप एक काम ये करना कि इसको 5x + 12y - 10 करके लिखना, एक ही साइड ले आओ। तो आपकी C1 की वैल्यू 13 हो गई, C2 की वैल्यू -10 हो गई। और दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है C1 - C2 अपॉन √a² + b²। C1 - C2 आपका हो गया 13 -10 बटे √5² + 12²। ये वैल्यू आपकी हो गई 13 और ऊपर आ गया 23, 23 बटे 13, आंसर हो गया C। ठीक है, आंसर हो गया आपका C। 25वां सवाल, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम पॉइंट 2, 3। अब आपको ये जो ट्राइंगल मेरा बनेगा इसका ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है अगर मैं वो निकाल लूं, लेट्स से उसका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं कह रहा हूं x, y है, तो वो अगर निकल गया तो 2, 3 से दूरी डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगी। सवाल बस ये कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा जल्दी से। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो एक बात का ख्याल रखना, पहले ये कोशिश करने की कोशिश करो कि ये ट्राइंगल कहीं कोई स्पेशल ट्राइंगल तो ना हो। स्पेशल ट्राइंगल का मतलब समझते हो, कहीं ये इक्विलेटरल तो नहीं है, कहीं ये राइट एंगल तो नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है हमें, x1 + x2 + x3/3, वही ऑर्थो सेंटर हो जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल में वो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है वही हो जाता है। तो वी नीड टू चेक ये जो ट्राइंगल है ये कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है, कहीं राइट एंगल तो नहीं है। तो जरा इसको डिस्टेंस निकालते हैं। जब कुछ नहीं होगा तब भैया जनरल तरीका लेंगे। इसकी डिस्टेंस बताओ कितनी है, 2 और 4 घटेगा 2 बनेगा, 3 और 5 घटेगा 2 बनेगा, तो ये वैल्यू 2√2 बन जाएगी। या हम कह लें कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 8 बन जाएगा। ये जो भी भुजा का स्क्वायर है, साइड 2√2 है, मैंने स्क्वायर ही लिख दिया सीधे। यहां पर आप आओगे 4 और -1 जुड़ेंगे 5 बनेगा, और यहां से भी 5 बनेगा, 25 25 50 बन जाएगा ये स्क्वायर। यहाँ आओ, 2 और -1 अपोजिट साइन के अंदर जुड़ जाएंगे, 3 बनेगा, और 10 और 3 से 7 बनेगा, तो 9 और 49 कितना हुआ, 58। तो ये भुजा का स्क्वायर देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, क्योंकि इसका और इसका सम इसके बराबर आ गया। राइट एंगल होते ही आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या है, ये 4, 5। अब सवाल ये है कि 4, 5 की दूरी, अरे तो सीधे दिया हुआ है ना, 2, 3 तो यही पॉइंट है एक्चुअली, तो दूरी 8 हो गई, 2√2 के बराबर हो गया। तो 2, 3 कोई बाहर पॉइंट नहीं है, वो तो वर्टेक्स है। तो ऑर्थो सेंटर और 2, 3 के बीच की दूरी 8 आ गई। ये दूरी मैंने डिस्टेंस फार्मूला से ही निकाली है, आपको पता है, बस मैंने उस तरह से लिख के नहीं दिखाया आपको, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था साइन अपोजिट होते हैं तो जुड़ जाते हैं, साइन सेम होता है तो मैग्नीट्यूड घट जाता है। तो ये जो 8 लिखा हुआ है आपका, ये AB² की वैल्यू है 8, BC² की वैल्यू 50 है, और CA² की वैल्यू 58 है। और जब अक्सर आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा ना, यूजुअली ये राइट एंगल ही होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो अगर ये राइट एंगल नहीं निकला, इक्विलेटरल नहीं निकला, तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। पता है कैसे लगेगा फिर? तब ये तरीका होगा आपका कि आप सबसे पहले आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो? आप कहोगे इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये, तो आप इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालने के बाद इसका स्लोप निकालिए, -1 अपॉन करके निकल जाएगा। फिर ये 2, 3 से पास हो रहा है, तो ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। यस, यही काम आपको इधर करना पड़ेगा। आप कहोगे ये मैं इसका स्लोप निकालूंगा, जैसे इसका स्लोप मान लिया m1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन m1। इस लाइन का स्लोप आप बोलोगे m2 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन m2। अब ये 2, 3 से पास हो रहा है, ये 4, 5 से पास हो रहा है। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। तो अगर ट्राइंगल कोई जनरल स्केलिन ट्राइंगल मिला, जनरल राइट एंगल नहीं है, वो इक्विलेटरल नहीं है, तो फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा सवाल एग्जाम में कम मिलेगा, चांसेस बहुत मिनिमल है कि ऐसा कुछ आए, और आएगा तो आप कर पाओगे, बट वो लंबा होगा। इसलिए अक्सर आप देखोगे जब ऑर्थो सेंटर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल 99% मिलेगा आपको। क्लियर? कोई क्वेश्चन है क्या सीट में? ऐसा नहीं डाला हमने, जरूरत नहीं है उसकी, बट मैं बता दे रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल आता है तो प्रोसेस क्या है। ठीक है, आप कोई जनरल रैंडम ले लो, ट्राइंगल करके देख लो। प्रोसेस सिंपल है, 2 लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी परपेंडिकुलर लाइंस की, तीनों पॉइंट पता है तो स्लोप निकल जाएगा, परपेंडिकुलर स्लोप निकल जाएगा, लाइन की इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। बट वो इतना लंबा सवाल है, वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। प्रोसेस जान लो बट आएगा नहीं। 26वां सवाल,
दो लाइंस दिए, इनके बीच का एंगल निकालना है मुझे, दिमाग से निकालेंगे। इसका स्लोप कितना आएगा? √3 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, √3 m1। √3 स्लोप होता है तो पता है आपको θ1 कितना हो गया? 60 डिग्री। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। √3 tan θ की वैल्यू करो, 60 डिग्री आ गया। यहां जब आप जाओगे m2 की वैल्यू लिखोगे तो 1/√3 आएगा, और यहां से θ2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। tan θ के बराबर करोगे। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक लाइन 60 डिग्री का कोण बना रही है और एक लाइन 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये 60 और ये 30, तो इनके बीच का कोण 30 डिग्री हुआ। दूसरा तरीका है ये लगाना कि tan θ इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो फार्मूला लगाओ, तो ये वैल्यू होगी √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1। ये √3 माइनस 1 2 बन जाएगा, और 2 अपॉन 2 √3 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर आप कहोगे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। यहाँ से भी हो जाएगा। बट ये तब करो जब एंगल ना निकले। भाई अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है यहाँ पर √3 नहीं आता, जो मैं पहचान ही नहीं पाता कि थीटा क्या है, तब तो ये फार्मूला लगाऊं मैं। लेकिन अगर मैं पहचान ले रहा हूँ कि √3 का मतलब θ1 60 डिग्री है, 1/√3 का मतलब θ2 30 डिग्री है, जब मैं θ1 θ2 को अलग अलग निकाल पा रहा हूँ तो मैं सीधे बता दूंगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें θ1 और θ2 निकाल नहीं पाओगे आप अलग से, अजीब सी वैल्यूज होंगी। वहां पर ये फॉर्मूला निकाल के एक सिंप्लीफाइड वैल्यू मिलेगी और उससे आप थीटा निकालोगे। ठीक है, सवाल नंबर 27। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी आपको पता है वो 4x माइनस 3y टाइप की दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस के बराबर 0 आएगा। अगर ये 1,1 से पास होगा तो मैं 1,1 रखूंगा इसमें। 4 माइनस 3 1 हुआ, क्योंकि वैल्यू -1 आ गई। तो 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कहां लिखा है? डी ऑप्शन। आप स्लोप से भी चेक कर सकते थे कि परपेंडिकुलर लाइन है तो 4x माइनस 3y दिखना चाहिए, लेकिन 4x माइनस 3y कहीं नहीं दिख रहा है। इतना आसान सवाल है। 4x माइनस 3y सिर्फ यहां है, तो यही होगा ना। एक ही लाइन है जो परपेंडिकुलर है भैया, डी, तो वही होगी। आपको केस सॉल्व ही नहीं करना है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, आपका डी सीधे लग जाएगा। कोई और लाइन ऐसी नहीं, इसका स्लोप है -3/4 -3/4 3/4 -4/3, यही ना 4x माइनस 3y। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कल मैंने बताई थी, bx माइनस ay प्लस k बराबर 0। तो 4x माइनस 3y टाइप का दिखे कुछ, तो डी में ही दिख रहा है। 28वां सवाल। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे आप? PQ और PR का स्लोप बराबर कर दो। PR क्यों कर रहा हूं? क्योंकि PR न्यूमेरिकल में निकल जाएगा। PQ और QR करोगे दोनों साइड A आएगा, क्यों टाइम वेस्ट करना है मुझे? तो PQ का स्लोप क्या बनेगा? A माइनस 3/5 - 2। PR का स्लोप क्या है? 7 - 3/6 - 2, यानी 1। अब ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब यहां पर A-3 आपका 3 के बराबर हो जाएगा, यानी A की वैल्यू 6 आ गई। राइट? हाँ जी, समझे कि नहीं? 29वां सवाल देखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर। मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड जी। और जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? सारे एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 1/3 करने से, सारे वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 1/3 करने से। 12/3 4 हो गया, 12/3 4 हो गया, 4,4 सी ऑप्शन। ठीक है, अत्यंत ही सरल प्रश्न है ये। अगला सवाल। उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2,2 से पास हो रही है और जो वो इंटरसेप्ट काट रही है एक्सेस पे। एक्सेस का मतलब जानते हो क्या है? एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस। जब हम इन दोनों को एक साथ रेफर करेंगे तो एक्सेस से एक्सेस हो जाता है, इट्स ए प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सेस। एक्सेस बोल देते हैं दोनों को। वो कुल्हाड़ी वाला नहीं है एक्सेस भैया, वो अलग चीज होती है। एक्सेस यहाँ पर एक्सेस का प्लूरल फॉर्म है, रिप्रेजेंटिंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस। तो यहां पर कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट है उनका सम हमारा 9 है। यानी मैं इंटरसेप्ट को अगर ए और बी मान लूं तो आप करो a प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो आप कहोगे x/a है प्लस y/b हमारी 1 के बराबर होगी। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है। और एक इक्वेशन आपको पता है a प्लस बी 9 है, और ये लाइन 2,2 से पास हो रही है, तो यहाँ 2,2 रखिए। तो 2/a
प्लस 2/b बराबर 1 बनेगा। यहां से आपको पता है क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी बराबर ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू 9 है, रख दीजिए। ए इंटू बी कितना आ गया 18। आपके पास दो इक्वेशन हो गई, ए प्लस बी 9 और ए इंटू बी 18। बताइए क्या सोल्यूशन है इसका, 6 और 3 है ना। सॉल्व नहीं करने जाएंगे तो गेस हो जाएगा यहां से, ए बराबर 6 बी बराबर 3, या फिर ए बराबर 3 और बी बराबर 6, दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है ना, दोनों केस में 6 18 बन रहा है मेरा। तो अगर मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन की इक्वेशन हमारी हो सकती है x/6 प्लस y/3 बराबर 1। अगर आप 6 से गुणा कर दीजिए तो ये वैल्यू बनेगी x प्लस 2y बराबर 1। और अगर आप इंटरसेप्ट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस y बराबर 1। कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 नहीं 6। तो x प्लस 2y माइनस 6 बट नॉट दिस, दोनों है, वो सेटिस्फाइज। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे। हर ऑप्शन में दो ही इक्वेशन दी हैं जो आपने सॉल्व करी हैं, हर ऑप्शन में यही दोनों इक्वेशन लिखी थी। आप सीधे इक्वेशन को देखते, जैसे ये इक्वेशन है पहला, और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते। तो आप कहते ये है x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन बनती x/3 प्लस y/6 बराबर 1। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि ये 2,2 से पास होनी चाहिए। आप देखिए 2,2 यहां रख के, तो ये 2,2 से पास होगी, क्योंकि x और y को आप इंटरचेंज कर रहे हो, एक जगह 2 से गुणा हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी दोनों लाइंस 2,2 से पास हो रही हैं। पहली कंडीशन मीट हो गई। यहां पर भी इंटरसेप्ट का सम 9 है, यहां पर भी इंटरसेप्ट का सम 9 है, यानी दोनों करेक्ट है। आप सॉरी, दोनों करेक्ट है, डी होगा। तो बिना ये किए हुए, प्रोसेस सॉल्व किए हुए, इक्वेशन लिखे हुए, हम डी करेक्ट है। ऑप्शन चेक करना कोऑर्डिनेट में बहुत हेल्पफुल है मेनी क्वेश्चंस। 31वां सवाल कह रहा है कि वो पी की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप क्या आएगा, -3/8 इंटू इसका स्लोप क्या आएगा, -24/p। इसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, स्लोप का प्रोडक्ट -1। 8 3 24 बनेगा, p की वैल्यू आ रही है -9। आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, p इज इक्वल टू -9, बी। 32वां सवाल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस फॉर दिस। अब ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्कल आपने भी पढ़ा नहीं है, राइट, तो सर्कल वाला सवाल भी छोड़ दो। 9 आएगी ना, 9 कैसे आएगी भैया, 2 माइनस लेफ्ट में प्लस हो गए, अब एक माइनस राइट में भी तो है। हाँ जी, चलो सर्कल का भी क्वेश्चन देख लो, काहे घबराना। तो देखो सर्कल के कई तरह के इक्वेशन होते हैं। पहला कि सर्कल अगर, जैसे मेरे पास कोई सर्कल है और सर्कल का सेंटर अगर 0,0 है, यानी सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, और हमने कहा रेडियस हमारा a है, ये पॉइंट हमारा x, y है, जनरल पॉइंट है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² बराबर a²। ये इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। ये डिस्टेंस आपकी है y, ये डिस्टेंस है आपकी x, पाइथागोरस लगा दो, ये सर्कल की इक्वेशन हो गया। तो जो पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मली होता है कोऑर्डिनेट में, वही चीज सर्कल का इक्वेशन है कि जो जो एक्स वाई ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो इस फॉर्मेट में अगर कभी भी सर्कल की इक्वेशन दी हो तो आप कहोगे सेंटर है 0 0, इसका सेंटर 0 0 है, और रेडियस क्या है, रेडियस आपकी a है। पर हमेशा सेंटर 0 0 नहीं होगा, आपका सेंटर कुछ जनरल भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं मेरा सेंटर है h, k। जब आप वहां पर ये काम करेंगे और इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे x, y, सेम काम करना पड़ेगा आपको। आप कहोगे अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऐसे, तो ये वैल्यू आपकी x माइनस एच हो जाएगी, ये वैल्यू y माइनस के हो जाएगी। तो इक्वेशन आपको मिलेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a²। इसका सेंटर h, k है और रेडियस a है, राइट। इसी इक्वेशन को अगर मैं खोल दूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, x² प्लस h² माइनस 2x 2hx प्लस y² प्लस k² माइनस 2ky इज इक्वल टू a² मिलेगा। यस,
मिला कि नहीं मिला? अब इसको किसी महानुभाव ने बोला कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस देखने का उसको शौक नहीं था, तो उसने कहा मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा, 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो किसी महानुभाव ने इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके बोला कि सर्कल की जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी। अब यहां कंपेयर करो, सेंटर क्या होगा? सेंटर हो जाएगा आपका -g - f, क्योंकि यहां सेंटर क्या है? h, सेंटर यहाँ h है, तो -2h अगर 2g के बराबर है तो g की वैल्यू, h की वैल्यू क्या है? -g। तो जब ऐसी इक्वेशन से कंपेयर करोगे सर्कल के, तो सेंटर -g और -f होगा। और देखो जो a² है इस इधर ले आए, c इधर ले आए। अब जरा देखो यहां c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है h² प्लस k² माइनस a² है। तो a² यानी रेडियस स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी? h² प्लस k² माइनस c। तो रेडियस इसमें ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, h² प्लस k² माइनस c। और आप कहोगे एच के की बात मत करो मुझसे, h की वैल्यू -g के बराबर होती है, और यहां पर हमें g और h इसके टर्म में बात करना है, तो आप रेडियस यहां लिखो। ये बनेगा भाई g -g भी रख दोगे तो वो g² ही बनेगा, f² बनेगा, यहाँ -c बनेगा। तो रेडियस जो आपका होता है a, वो g² प्लस f² माइनस c के बराबर होता है, और सेंटर आपका -g - f होगा अगर सर्कल को ऐसे खोल के फॉर्मेट है तो 3 फॉर्मेट आपको मैंने बताया, x² प्लस y² बराबर a², x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a²। वहां सेंटर h, k होता है, रेडियस a होता है। और अगर ऐसे लिखी हुई इक्वेशन तो सेंटर होता है -g - f, x का कोफिशिएंट 2g होता है, ऐसे कंपेयर करेंगे, और जो आपका रेडियस होता है वो होता है g² प्लस f² माइनस c का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया सभी को? ये 3 फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन की, तीनों को ध्यान रखना है। अभी सवाल पे आ जाओ। सो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन आप कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट -6 है, तो 2g की वैल्यू -6 हुई, g की वैल्यू -3 आ गई। y का कोफिशिएंट यहाँ 2f है, 2f की वैल्यू यहाँ पर गए, y का कोफिशिएंट देख रहे हैं -4 है, f की वैल्यू -4 आ गई। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है ना आपका, वो -g, -f होता है, तो यानी 3, 4 आपका सेंटर हो गया। 3, 4 कहीं सेंटर दिया ही नहीं हुआ, सॉरी ये 2 आएगा ना, ठीक है, तो 3, 2। अब 3, 2 तुम्हारा सेंटर आ गया, लेकिन 3, 2 सेंटर यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, और नन ऑफ दीज भी मौजूद है। तो अब मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। c की वैल्यू इस क्वेश्चन में -12 दी हुई है, तो रेडियस कैसे निकलता है? a g² प्लस f² माइनस c करने से a की वैल्यू आपकी हो गई g² यानी 3 का स्क्वायर, f² यानी 2 का स्क्वायर, और c हो गया आपका -12। तो 9, 4, 13, 12, 25, 5 आ गया, तो आंसर आ गया a। सेंटर 3, 2, रेडियस 5। समझ में आ गया? तो अगर आपको जनरल इक्वेशन पता है तो कंपेयर करो, निकल गया। अगला सवाल देखिए, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अल्फा कामा बीटा। तो आपको बताना है कि 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, राइट? चलो करते हैं भाई, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करिए आप। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, इनका इंटरसेक्शन अल्फा कामा बीटा है। आप अगर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5x = 10। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई? 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 गया 1, y की वैल्यू आ गई -1 आई। तो 3 अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करेंगे तो यही वैल्यू अल्फा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है, y कोऑर्डिनेट बीटा है। तो 3 × 2 -1 कितना आ गया? 5। पर ये सब करके समय की घोर बर्बादी की है आपने। इसका आंसर 5 मुझे यहीं से दिख रहा था। अगर अल्फा कामा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अल्फा कामा बीटा दोनों में सेटिस्फाई होगा रखने पे। पहली इक्वेशन में अगर आप अल्फा कामा बीटा रख दो, यहां से सीधे तुम्हें 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दिख रही है। थोड़ा पैनी निगाह रखो, ये इक्वेशन सॉल्व करने की इस सवाल में जरूरत नहीं थी। जरूरत तब होती जब हमसे ऐसा कुछ पूछते, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा बता दो, तब सॉल्व करना पड़ता, अल्फा और बीटा निकाल के करना पड़ता। लेकिन यहां तो अल्फा बीटा सीधे रखने से वैल्यू मिल रही है ना 3 अल्फा प्लस बीटा की, डी लगा दो। इसलिए कॉमन सेंस को घर पे रख के मत आओ, साथ में लेके आओ, बैठ के लगे इक्वेशन सॉल्व करने में, करना ही नहीं है भैया। लाइव क्लास डेली होती है सर आपकी। अंकुश जी आप गलत टाइम पे मुझसे जुड़े हो, अभी मैं 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, ऐसे रोज होती है 6 बजे, ठीक है? 6 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, वैसे रोज 6 बजे होती है। वरना 34वां सवाल देखिए,
x माइनस 7y माइनस 42 के बराबर है। ये y एक्सिस को अल्फा कमा बीटा पे काटेगा। कोई भी लाइन जो y एक्सिस को काटती है ना तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, राइट। तो ये 0 कमा बीटा बोलो, अल्फा की वैल्यू 0 हो गई सीधे, अल्फा 0 हो गया, तो मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा तो 0 हो गया। ये x एक्सिस को काटती है गामा कमा डेल्टा पे। कोई लाइन अगर x एक्सिस को काटती है ना तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये डेल्टा 0 हो गया, यहाँ अल्फा 0 हो गया और डेल्टा 0 हो गया। तो मुझे निकालना है बीटा प्लस गामा। कैसे निकलेगा? देखो y एक्सिस पे ये कहां काट रही है, आप ऐसा कर सकते हो, आप x को 0 रखो तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती है। तो पहली इक्वेशन में मैं x को 0 रखूंगा, तो 0 माइनस 7 और y की जगह बीटा रख दो, या इसको y रहने दो, बाद में इसको बीटा बोल देंगे। माइनस 42, y की वैल्यू 6 आ गई, यही बीटा है तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। जो x एक्सिस को काट रहा है, x एक्सिस को निकालने के लिए वैल्यू y को 0 रखते हैं। तो अगर y को 0 रखोगे आप तो आपको मिलेगा 6x इज इक्वल टू 15। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल रही है 5/2, यही आपका डेल्टा होगा, राइट। क्योंकि सॉरी डेल्टा 0 है, ये गामा हो गया, डेल्टा इज ऑलरेडी 0। तो अल्फा 0 डेल्टा 0, आपको जो निकालना है वो बीटा प्लस गामा निकालना है। बीटा प्लस गामा हो गया 6 प्लस 5/2, 17/2 ऑप्शन, ठीक। पर इसका सवाल देखिए, एरिया निकालना है आपको ट्राइंगुलर रीजन का जो इस लाइन और इस लाइन से बनेगा। एक्स एक्सिस एक लाइन है, तो 3 लाइनें अगर आप बनाओगे ऐसे तो इस तरह का कोई एरिया बनेगा, उसी का एरिया पूछ रहा, बताओ कितना है। 3 लाइनें अगर ऐसे काटेंगे तो एक ए फिगर इंक्लूड होता है ट्राइंगल। लेट्स सी कैसे बनेगा, इसको आपको बढ़िया से ना प्लॉट करना पड़ेगा पहले, ताकि आपको एरिया दिखे जो बन रहा है। एक्स प्लस वाई बराबर 3 कैसे प्लॉट होगा, ऐसे, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट 3 है और वाई इंटरसेप्ट भी 3 है, तो ये हो गया आपका एक लाइन L1। दूसरी लाइन है 2x प्लस 5y बराबर 12, ये कैसे प्लॉट होगा, x बटे 6 प्लस y बटे 2.4 बन जाएगा इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पे मुझे 6 चाहिए, यहाँ पर तो 3 था, ये 3,0, यहाँ था ये 0,3, ये हमारा एक हो गया 6,0 और एक हो गया 0,2.4 वाई इंटरसेप्ट। तो दूसरी जो लाइन बनेगी ना आपकी वो ऐसी बनेगी। अब जो एरिया मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया है, तीसरी लाइन है हमारी एक्स एक्सिस खुद, तो ये अब आप अगर ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, बेसिकली अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो ये लेंथ 3 के बराबर है, 3 से 6 गए 3 हो गया। अगर मैं इसको बेस मान लूं, इसको कह दूं ए बी सी, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसको एच बोल दो, तो एरिया बन जाएगा मेरा हाफ इंटू बी सी इंटू एच। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या है, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स प्लस वाई 3, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। x को खत्म करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो 2x से 2x कट जाएगा, 5y में 2y घटेगा, 3y बनेगा, और 3y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 6 यानी 6। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2, और मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है क्योंकि यही ऊंचाई हो गई। आपका आंसर आ गया हाफ इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 3। आप पता है इसका एरिया भी निकाल सकते हो, वो आपका होमवर्क है, इसका एरिया होमवर्क है, कर लेना। वहां तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका एरिया निकालने के लिए आपको ये परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और आपका बेस ये हो जाएगा 3 माइनस 2.4 तो आप उसका एरिया घर पे निकाल लेना। बस एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, हाफ इंटू 0.6 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। 36वां सवाल देखो, सर्कल का सेंटर 1,-2 है, रेडियस 4 है, कौन सा फॉर्मेट लगाओगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और फिर इसको खोल देंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -2 का होल स्क्वायर, के की वैल्यू -2 है, बराबर 16। खोल दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 4y इज इक्वल टू 16। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16 माइनस 5 11। ठीक है,
इसको ओरली भी लगा सकते थे आप। ये दोनों तो गलत हो जाएंगे सीधे, क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेंटर है वो 2gx 2fy से कंपेयर करोगे तो यहाँ g की वैल्यू माइनस, मतलब सेंटर -1 मिलेगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट -1 मिलेगा, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ये दोनों ठीक हो सकते हैं। आपको पता है ये c है, रेडियस की वैल्यू g² + f² - c होती है, यहाँ तो a² ही लिख दिया सीधे, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। खैर सॉल्व कर लो, आसान है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन, सेंटर ऑफ नहीं होना चाहिए, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। x² + y² = 6², डी ऑप्शन। हाँ जी, अल्फा बीटा, तो इसमें क्वाड्रेटिक का सवाल कहाँ से आ गया? तो यार ये सवाल तो नहीं करेंगे यहाँ पर, गलती से टाइप कर गए यहाँ पर। हाय सर कैसे हो, अभी इंडोर में हो? हाँ मैं इंडोर ही पढ़ाता हूँ, आउटडोर थोड़ा ना पढ़ाऊंगा मैं। आउटडोर में तो रोड की आवाज आने लगेगी ना। आई एम टीचिंग यू फ्रॉम इंडोर ओनली, ऑलवेज इंडोर्स, आई डोंट टीच आउटडोर्स। चलिए 39, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जिसका पॉइंट 3, -5 से पास हो रहा है, स्लोप 2 है। सो y - y1 = mx - x1, y - -5 = mx - 3। सो 2x - y -6 और -5 -11 = 0। अब पॉइंट, ऐसे सवाल को ऐसे करना नहीं था यार, कैसे करना था? स्लोप 2 यार एक ही ऑप्शन में, केवल इसी का स्लोप 2 है, बताओ हद है ना? इसका स्लोप 2 है ना, इसका स्लोप 2 है ना, इसका स्लोप 2 है, तो यही होगा ना, फिर क्यों मेहनत करनी है, राइट? 40वां सवाल देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, कह रहा है ये a, b पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू बता दो। तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, है ना? थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते, -3ab बटे, नहीं फायदा है कोई खास, क्योंकि नीचे a² - b² हो गया, ठीक है छोड़ो, a भी निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, 3x - 20y = 2, 11x - 5y = -61। इसको 4 से गुणा करो और दोनों इक्वेशन को घटा दो, ठीक है? मैं कर रहा हूं क्या, इक्वेशन 2 को 4 से गुणा किया माइनस इक्वेशन 1, तो 44 - 3 कितना हो गया, 41x, ये कट गया भाई, -244 और -2 -246 हो गया। एक्स की वैल्यू देखो -6 आ गई, एक्स अगर -6 है तो पहले इक्वेशन में रख देते हैं, ये -18, वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी है, तो ए की वैल्यू -6, एक्स कोऑर्डिनेट -6 है यानी ए -6, वाई कोऑर्डिनेट यानी बी -1 है। अब जो कह रहा है कर देते हैं, -6 का स्क्वायर 36 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और दोनों का प्रोडक्ट +6 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ बनेगा 36 - 1 + 6, वैल्यू हो गई 37 - 6 31, और 35 और 6 41। ठीक है, क्लियर है? 41वां सवाल देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स दिस एंड एक्स एक्सेस। तो वैसा ही सवाल है, क्या करेंगे, पहले तो बनाएंगे ताकि दिखे पहले ट्राइंगल कहाँ बन रहा है। तो पहली इक्वेशन देखना जरा, x/3 बनेगा प्लस y/8 बनेगा 1, यानी x कोऑर्डिनेट 3,0, y कोऑर्डिनेट जहां भी होगा 0,8, लाइन हो गई तुम्हारी ये। दूसरा है 2x - y = -8, यानी x/-4 प्लस y/4 y/8 = 1। x इंटरसेप्ट -4 है, y इंटरसेप्ट आपका 8 है, तो 8 यही हो गया। तो दूसरी जो आपकी लाइन है ना वो ये है, दिस इज -4,0, और तीसरी लाइन हमारी x एक्सिस खुद ही है, तो जो एरिया बनेगा ना तुम्हारा वो ये है,
है ना। इसका एरिया निकालना, कैसे निकालोगे एरिया? ये वैल्यू 8 के बराबर है, ये बेस कितना हो गया 7, 4 3 7, 4 इधर 3 उधर, तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस 7 इंटू हाइट 8। साफ साफ दिख रहा है हाइट यहाँ, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 28 आंसर हो गया, 28 बी ऑप्शन। ऑलराइट, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 42वां सवाल देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ दिस दिस एंड दिस। ऑलराइट, y बराबर 0 क्या होता है? ये कौन है? ये भी x एक्सिस है। y बराबर 0 कौन है? x एक्सिस है। ये सवाल भी किया था हमने, वही वाला सवाल है। तो x/6 y/2.4 बराबर 1, बस y बराबर 0 यहां लिख दिया है, जो कि x एक्सिस है। ये सवाल आप कर चुके हो, ये देखो यही सवाल है, बस y बराबर 0 लिख दिया वहां पर, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेम सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 ही है एक तरह से। तो इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, बस इतना अगर पता है कि y बराबर 0 x एक्सिस होता है। लीनियर इक्वेशंस हैं ये, और ये अल्फा कमा बीटा पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमें 2 अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब यहाँ पहले देख लेना, 2 अल्फा माइनस बीटा सीधे कहीं दिख रहा है? नहीं, राइट, तो सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेंगे। 3x माइनस 2y 8 है, 4x प्लस 3y 5 है। इस इक्वेशन को 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 y कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 8 17x इज इक्वल टू 24 और 10 34। x की वैल्यू आ गई 2, x अगर 2 आ गया तो y कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2, y की वैल्यू -1, यानी अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -1। मुझे निकालना है 2 अल्फा माइनस बीटा, तो 2 अल्फा हो गया 4 और माइनस बीटा हो गया -1, ये वैल्यू हो गई आपकी 5 बी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ये और ये ग्राफ a,4 पे काटेंगे तो बताओ k की वैल्यू क्या है? a,4 पे काटेंगे तो k की वैल्यू बतानी है। तो ऐसा है, पहले तो a,4 इसमें रखो तुम, तो ये मिलेगा 4a माइनस 8 बराबर 10। a,4 पे काट रहे मतलब a,4 दोनों पे लाई करेगा, तो ये 4a माइनस 8 हो गया। a की वैल्यू कितनी आई पहले तो? 18/4 9/2। अब फिर मैं यहां जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे क्या लिखना है, और ये a निकालो ही मत, तुम ये निकालो कि 4a की वैल्यू 18 है। यस, 4a 18 यहाँ, अब a,4 यहाँ रखो तो आपको मिलेगा 4a प्लस k इंटू 4 इज इक्वल टू 2। ये 4a 18 है, 18 प्लस 4 के 2 के बराबर हो गया, 4 के 16 हो गया, k की वैल्यू 4 हो गई। लेकिन ये -16 आएगा, तो सही करो आप, आंसर होगा ए। बट इस सवाल को ऐसे करना नहीं है, इस समय की बर्बादी है। आपको दोनों इक्वेशन को ऐसे सोचना है कि जब a,4 आएगा तो एक इक्वेशन आपकी ऐसे हो गई, 4a माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये हो गई आपकी 4a, अभी मैंने y रखा नहीं है, आप सीधे घटा सकते हो यहीं से, तो आपको मिलेगा k प्लस 2 इंटू वाई, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, इज इक्वल टू -8। k की वैल्यू -4 यहाँ से निकल जाएगी। बेसिकली 4x कट जाएंगे फॉर सेम a, सेम कोऑर्डिनेट, तो आप इक्वेशन को सीधे घटा सकते हो, ये निकालने की जरूरत नहीं, वैल्यू कट जाएगा। 45वां सवाल देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ 5, -3 इन लाइन y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 कहाँ है? यहाँ पर पॉइंट क्या है? 5, -3 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। रिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा? आप इसकी इससे दूरी निकालो, ये दूरी कितनी है? -3, यानी 3 ये हो गया x एक्सिस से, और 3 ये हो गया, 6 दूर है। जब आप ऊपर जाओगे ना तो x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, x कोऑर्डिनेट 5 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट 3 के बाद 6 और पीछे बनेगा, तो 9 बनेगा। 5, 9 9 चेक भी नहीं करना था आपको, देखो हर ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट ना 3 या उससे कम दिया हुआ है, बनेगा तो उधर ही, तो बढ़ेगा ना y कोऑर्डिनेट, 5, 9 ही होगा, एक ही ऑप्शन है। ये कौन बोल रहा है 5, 3 नहीं होगा यार, वो तब होता जब y बराबर 0 के अबाउट लेते प्रतिबिंब,
एक्स एक्सिस पे जब मिरर होता तब वो 5,3 होता। समझो तुम y बराबर 3 पे मिरर रखे हो तो जितना नीचे होगा उतना ही पीछे उधर जाएगा ना, ठीक है। 5,9 होगा। 46वां सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद द वर्टिसेस एबीसी। अब देखो सर्कम सेंटर बहुत खतरनाक चीज है। अगर सर्कम सेंटर निकालने को किसी अजीब से ट्राइंगल में आया तो बर्बादी सुनिश्चित है। कार्य क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर टाइप। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे दोनों के कोऑर्डिनेट से, दोनों के कोऑर्डिनेट से इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। फिर यही काम आप इसके लिए करोगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लो, जिस पॉइंट पे काटेगा वो क्या होगा, सर्कम सेंटर। तो जैसे ऑर्थो सेंटर वाला काम था वैसे यहां भी है। अगर ट्राइंगल स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो अब हम पहले तो यही करेंगे कि देखेंगे कि कोई ट्राइंगल स्टैंडर्ड है क्या, कोई राइट एंगल बन रहा है क्या। राइट एंगल का तो बहुत आसानी से निकल जाता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पे होता है। इक्विलेटरल है क्या, तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू देखो, 3,2, 1,4, 5,4। ध्यान से देखना, इसकी लेंथ निकालो जरा। आप कहोगे 3 - 1 2 और 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ए बी बोल दूं, ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर कितना मिल रहा है आपको, 8 है ना। 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है, नहीं 8 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा बीसी कितना मिल रहा है तुमको, 5 - 1 4 और 4 - 8 0। तो बीसी तो सीधा दिख रहा है ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया ना, तो बीसी की वैल्यू तो सीधे 4 है। तो बीसी स्क्वायर आपका 16 हो गया। ये देखो जरा, सी ए स्क्वायर, 5 - 3 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये भी 8 हो गया। अब आप खुद देखो, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया, राइट एंगल। ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, बी सी स्क्वायर। इसी का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होगा। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट थ्योरम से। 5 1 6/2 3 और वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का 4 है तो इसका भी 4 होगा। 3,4 आ गया, डी ऑप्शन। तो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में आपके सवाल मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होंगे, बट इसको बिना चेक किए मत मान लेना, चेक कर लेना। बट 99.99% आपका राइट एंगल बनेगा, क्योंकि अदरवाइज तरीका बहुत लंबा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि आ ही नहीं सकता है, लेकिन बहुत मिनिमल चांसेस है कि ऐसा पूछेगा, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इट्स लाइक कोऑर्डिनेट में ऐसे सवाल आज तक कभी आए नहीं है, वो मुझे नहीं लगता आएंगे, ठीक है। 47वां सवाल, एरिया निकालना है भैया, x + y = 6। यार ये कर लोगे कि नहीं कर पाओगे तुम लोग, होमवर्क ले लो यार इसको प्लीज, इतना जान मत खाओ मेरी। यहाँ ऑर्थो सेंटर क्या होगा, यहाँ कौन सा एंगल 90 डिग्री है, वही ऑर्थो सेंटर होगा। ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन ये 90 डिग्री है, 3,2 ऑर्थो सेंटर होगा। भाई इन दोनों के स्क्वायर का सम ही तो 90, तो ये ए वाला जो कॉमन पॉइंट होता है ये 90 डिग्री होता है, दो परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर का सम। x + y 6 हो गया, तो आप कहोगे x/6 + y/6 = 1। लाइन बनाओ, सिक्स 0 0,6। दूसरी लाइन क्या है वही, x/6 + y/2.4 = 1। तो भैया x एक्सिस तो यही है, ये ऐसा हो गया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं है, 6, 0 ही है, 0,2.4 होगा। क्या पूछ रहा है, और y एक्सिस ये है, एरिया ये है, ये निकालना है मुझे। बेस इसको मान लो, ये तुम्हारा अल्टीट्यूड हो जाएगा, हाइट 6, तो हाफ इंटू 6 - 2.4 कितना आया, 3.6 इंटू 6, 10 पॉइंट कितना आ रहा है, 8, डी ऑप्शन, ठीक है। 48वां सवाल, इक्वेशन निकालनी है हमें स्ट्रेट लाइन की जो बाइसेक्ट करती है लाइंस पी क्यू और पी बी, गिवन दैट कोऑर्डिनेट आर दिस। बाइसेक्ट करती है, क्या बकवास कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, जरा बनाओ पहले इसको। एक पॉइंट है 0,2, यहां होगा, नहीं यहां होगा 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 2, तो यहां होगा। एक है 2,0, ये हो गया 2,0, एक है 3,0,
ये हो गया 3,0। क्या पूछ रहा है देखो, पी क्यू ये हो गया, पी बी ये हो गया, राइट। अब कोई अगर एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक मिड पॉइंट होगा, इसका एक मिड पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा, राइट। इसका एक मिड पॉइंट होगा, इसका एक मिड पॉइंट होगा। आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता है कि नहीं ट्रायंगल में, कि इन दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी जो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड क्या है, ये इसके पैरेलल होगी। इसकी इक्वेशन आएगी y बराबर कुछ। अब वो कुछ निकालना पड़ेगा मुझे, कैसे निकलेगा, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 1 बनेगा, y कोऑर्डिनेट भी 1 बनेगा, क्योंकि ये 0 + 2/2, तो इसकी y की वैल्यू 1 होगी। अगर आप ये ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं लगाएंगे तब फिर आपको ये दोनों पॉइंट निकाल के स्लोप निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट भी निकल जाएगा, ये भी निकाल लोगे तुम। 3 + 0/2 1.5 + 1 1.5 का 1 बनेगा ये। तो दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकालोगे फिर। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल कॉन्सेप्ट पता है कि भाई इसी के पैरेलल आएगा, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर, y कोऑर्डिनेट निकाल लो बस, किसी का भी निकाल लो, इसका निकाल लो, वन कर दो, ये आंसर हो। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3। निकालो जरा, ये सवाल जरा चेक करो। सर्कम सेंटर का है तो जरूर हमें चेक करना चाहिए कि क्या वही है या राइट एंगल नहीं बनेगा तो फिर तो बहुत लंबा बनेगा सवाल, तैयार रहेंगे उसके लिए भी। -2, -2, -2, -8 और -6, -2। ये लेंथ पता है कितना है, 4 है। कैसे, y कोऑर्डिनेट बराबर हो गया तो y2 - 7 0 हो गया, x2 - x1 जितना आएगा वही 4 हो गया, ये लिख दिया। इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू 16 के बराबर है। जरा इधर देखो, साइन जब सेम होते हैं तो घट जाता है, तो ये बनेगा 4 और यहाँ बनेगा 6। 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 36 16 50, तो ये वैल्यू 50 आ गई। स्क्वायर, साइड के स्क्वायर की बात हो रही है, तो अगर मैं इसको ABC बोलूंगा ना तो ये AC स्क्वायर है और ये हमारा BC स्क्वायर है। इसकी वैल्यू देखो, -2 - 2 कट जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम में कट गया, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये भी 6 आ गई। 6 का स्क्वायर 36, 36 16 52 होना चाहिए था, नहीं 52 ही बन रहा है। तो हो गया ना, देखो ये 36, ये 16, ये 52। तो आपको मिल गया AB स्क्वायर + AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ए एंगल ये 90 डिग्री बन गया आपका। सर्कम सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट यहाँ। तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हुआ -2 -6 -8/2 -4 -8 -2 -10/2 -5, बी ऑप्शन। ठीक, 50वां सवाल। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 8, 9 and whose radius is 7 centimeter, right? तो x - 8 का होल स्क्वायर प्लस, देखो 8, 9 सेंटर जो है ना इसका है बस, d का है बस, d लगा दो, क्योंकि यहाँ कंपेयर करोगे ना तो g की वैल्यू क्या आएगी, -8, f की वैल्यू क्या आएगी, -9। सेंटर क्या होता है, -g, -f, यही है बस, एक ही है। बाकी सबका सेंटर पता है क्या है आपको, -8, -9। तो सेंटर 8, 9 सिर्फ d का है, तो d सही होगा, कुछ नहीं करना है। एक ही बचा तो वही सही होगा, बाकी सब गलत हो गए ना, क्योंकि सबके सेंटर क्या है, -8, -9। अगर आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको ओपन करके देख सकते हो आप, आपको मिलेगा x² + y² -16x -18y, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 64 हो गया 145, 145 में 49 घटाओगे +96 बराबर 0 आ जाएगा। आंसर हो गया आपका डी, राइट। अब देखो एक चीज और, अभी रिफ्लेक्शन में कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा समझाना रह गया है, वो समझ लो। अभी हमने रिफ्लेक्शन देखा ओरिजिन के अबाउट, या फिर लेट अस से ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन देखा। सो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है। अगर एक पॉइंट आपने कहा मेरे पास है P और हमने कहा ये अल्फा कमा बीटा है, तो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, P डैश ये होगा -अल्फा कमा -बीटा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में बस माइनस लग जाता है और कुछ नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ठीक, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि मेरे पास
अगर हम एक पॉइंट पी ले रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा, हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, मैंने लिखा पी अल्फा कॉमा बीटा, और मैं यहां लिख रहा हूं कि रिफ्लेक्शन किसके अबाउट ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो आप बताइए पॉइंट क्या हो जाएगा। अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है, रिफ्लेक्शन हम एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर एक्स एक्सिस पे आप ऐसे मिरर रखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट के आगे माइनस लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट अगर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, वाई कोऑर्डिनेट में माइनस लग जाता है। यही रिफ्लेक्शन अगर वाई एक्सिस के अबाउट होगा, इधर मिरर को आप रखोगे तो पॉइंट इधर बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और माइनस लग जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन है आपका, ये ऐसे एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस लगता है, वाई एक्सिस के अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस लग जाएगा। समझ में आया सभी को? यस। अब एक और रिफ्लेक्शन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझना है, और वो रिफ्लेक्शन है कि अगर मैं रिफ्लेक्शन लेता हूं, ये लाइन है हमारी y बराबर x, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है मुझको। मैंने कहा मेरा पॉइंट ये P है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लिया अल्फा कमा बीटा, और आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे y बराबर x के अबाउट, ये पॉइंट है P। तो y बराबर x के अबाउट जब आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो देखो y बराबर x का मतलब क्या है, x y है और y x है। तो जब आप इसका रिफ्लेक्शन बनाते हो ना, इसका रिफ्लेक्शन आपका बन जाता है बीटा कमा अल्फा। 4,5 का रिफ्लेक्शन बनेगा 5,4। तो यहां आप लिखिए कि पॉइंट अगर मेरे पास अल्फा कमा बीटा है, और यहां पर हमने कहा रिफ्लेक्शन हमने लिया है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा बीटा कमा अल्फा। ठीक है? यस। दूसरी एक चीज समझना, यही कार्य अगर मैं y बराबर माइनस एक्स के अबाउट करूं, यही कार्य अगर मैं y बराबर माइनस एक्स के अबाउट करूं तो कैसे होगा, थोड़ा विजुलाइज करो आप। तो y बराबर माइनस एक्स के अबाउट अगर आप करोगे तो कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा, परपेंडिकुलर डालेंगे और ये परपेंडिकुलर मुझे कहीं यहां लेके जाएगा। आप देख रहे हो आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों हिल गए, इसकी वैल्यू आती है माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा। एक्स वाई चेंज होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? यस। समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं एक और। लेटस से हमने कहा कि हमें जो रिफ्लेक्शन लेना है वो मान लेते हैं कि हम x बराबर a के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। ओके, x बराबर a के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है यहां पर, और ये मेरा p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कमा बीटा। बहुत ध्यान से समझना क्या होने वाला है। आप कहोगे ये वाली जो दूरी है मेरी, ये किसके बराबर है? ये दूरी आपकी किसके बराबर है? ये दूरी है आपकी बीटा माइनस a के बराबर। ध्यान से देखो, क्योंकि ये अगर मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी अल्फा है, सॉरी अल्फा, x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी अल्फा है और यहां से यहां तक की दूरी a है, तो ये अल्फा माइनस a है। अब मुझे यहां से वापस जाना होगा, कितनी दूरी? यहां से मुझे अल्फा माइनस a दूरी वापस जाना पड़ेगा। तो अगर आप a में अल्फा माइनस a घटाएं, क्योंकि अब मुझे इतना वापस जाना है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी 2a माइनस अल्फा। x कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, 2a माइनस अल्फा हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट आपको पता है सेम रहता है। जब भी आप रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट लें या उस लाइन के अबाउट लें जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो x कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो अगर अल्फा कामा बीटा का रिफ्लेक्शन आप x बराबर a के अबाउट ले रहे हो, x कोऑर्डिनेट बदलेगा, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। वो कितना हो जाएगा 2a माइनस अल्फा कामा बीटा। अभी आपको जैसे समझना है समझो, अगर फॉर्मूला रटना है तो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, अदरवाइज तो आप प्लॉट करके कर सकते हो इस सवाल को, राइट? सेम काम आप करोगे इसके लिए कि आपने कहा कि मैं रिफ्लेक्शन लेने जा रहा हूं y इज इक्वल टू बी के अबाउट, x इज, अब हम y इज इक्वल टू बी के अबाउट, यानी वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेने जा रहे हैं। आपने कहा मेरे पास एक पॉइंट P है अल्फा कामा बीटा। आपको पता है जब आप इसका रिफ्लेक्शन बनाओगे तो वो रिफ्लेक्शन में x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, राइट? लेट्स से रिफ्लेक्शन यहां है,
एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा पी डैश का, वो तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट के साथ क्या होगा, आपको कि ये जो दूरी है मेरी, अगर मिरर मेरा यहां पर है रिफ्लेक्शन, ये दूरी मेरी किसके बराबर है, आपको कि ये दूरी मेरी बीटा माइनस बी के बराबर है, क्योंकि यहां से यहां तक बी है और ये बीटा है तो बीटा माइनस बी है। आप यहां से बीटा माइनस बी पीछे आइए, तो बी में अगर आप बीटा माइनस बी घटाते हैं तो ये बनेगा 2b माइनस बीटा, अगर y बराबर b के अबाउट आपने रिफ्लेक्शन दिया तो। समझ में आया सबको? क्लियर? तो यू कैन लर्न देम एज ए फॉर्मूला, एक जगह समराइज करके लिख लेना। अब एक चीज और जिसके चांसेस बहुत कम है, आता हूं पहले, लेकिन उसके पहले एक चीज और जो थोड़ा आसान है। जैसे मैंने कहा, मान लिया आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर, जैसे हमने ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन देखा है, ऐसे ही किसी जनरल पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन हो सकता है। मान लेते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे जो रिफ्लेक्शन चाहिए वो x, y के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो आप कहोगे मेरा पॉइंट P है मान लिया, और ये P पॉइंट यहां पर है, विच इज अल्फा, बीटा। ये रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, इस लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड करोगे कि x, y बिल्कुल मिड में आ जाए, क्योंकि पॉइंट के अबाउट अगर है तो उस पॉइंट से उतना ही दूर इधर चले जाएंगे। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है वो कैसे बनेगा, आप कहोगे x हमारा मिड पॉइंट बनेगा। अगर मैं इसको बोल दूं लेट से अल्फा डैश और बीटा डैश, तो आप कहोगे x की वैल्यू होगी अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2 होगा। तो आप बताओ अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2x माइनस अल्फा, कॉमा आपके y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2, तो जो बीटा डैश आएगा वो 2y माइनस बीटा आएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स हो गए, अगर एक पॉइंट x, y के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन लेना है तो p पॉइंट का रिफ्लेक्शन। एक और लास्ट केस है कि भाई मान लिया मेरे को रिफ्लेक्शन निकालने को बोल दिया, एक जनरल लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और यहां पर एक पॉइंट मुझे दे दिया मान लिया 1,2, और इसका रिफ्लेक्शन निकालना है इस लाइन के अबाउट, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको इस सवाल में क्या करना पड़ता है, बेसिकली पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालिए सबसे पहले, और ये पॉइंट निकालिए, राइट, रिफ्लेक्शन ऑफ 1,2 अबाउट दिस लाइन, यहां पर आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। तो 1,2 जो यहां पर आपने लिखा है, आप पहले फुट ऑफ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको तरीका समझा रहा हूं। आप पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालिए, राइट, इसको लिखिए h, k, इस पॉइंट को। तो जब आप ये पॉइंट निकाल लोगे ना इस लाइन की इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप कहोगे स्लोप निकालेंगे, या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 3x माइनस 2y प्लस k बराबर 0, ऐसे लिखोगे। ये 1,2 से पास हो रही है तो आप कहोगे 3 इंटू 1 माइनस 4 प्लस k बराबर 0, k की वैल्यू आ गई 1। तो आपकी ये लाइन क्या हो गई, आपकी लाइन हो गई 2x प्लस 3y, सॉरी 3x माइनस 2y बराबर 1। अब इन दोनों लाइन को सॉल्व करिए आप, तो 2x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसको गुणा करिए, 2 से इसको गुणा करिए, 3 से जोड़ दीजिए, तो 4 और 9 बना आपका 13x इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू आ गई 11/13। कहाँ माइनस होना है, क्यों माइनस होना है भैया, के की, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सही करो आप, के की वैल्यू 1 आएगी तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, एग्री। ये माइनस में बनेगा तो 4 दूनी 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, हो गया 5, तो ये 5/13 हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी आ गई 5/13। अच्छा दूसरी वैल्यू क्या आएगी, y निकालने के लिए रख दो x की वैल्यू y निकाल लो, या y निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम 3 से गुणा करें, इसको हम 2 से गुणा करें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3 त्रिका 9 और 4 फिर से बनेगा, ये बनेगा 13y इज इक्वल टू 12 और 2 14, तो y की वैल्यू 14/13 आ गई, समथिंग लाइक दैट। अब आपका जो ये पॉइंट होगा ना अल्फा डैश और बीटा डैश, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ये, बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस आर इक्वल। अब आप कहोगे कि 5/13 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस अल्फा डैश बाई 2। 14/13 की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस बीटा डैश बाई 2। तो जरा अल्फा डैश की वैल्यू निकालो यहां से, 10/13 माइनस 1, 10/13 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3/13 बनेगा। बीटा डैश की वैल्यू निकालो, 14 दूना 28/13 माइनस 2, 2/13।
लेंदी हो गया क्योंकि ये रिफ्लेक्शन अबाउट एनी जनरल लाइन विल बी लेंदी। तो प्रोसेस ही है। अब ये रिफ्लेक्शन अबाउट जनरल लाइन शायद एग्जाम में ना आए क्योंकि लंबा है, बट प्रोसेस क्लियर हो गया तो आप हर तरह का रिफ्लेक्शन मैंने समझा दिया। y बराबर x, y बराबर माइनस x, जनरल लाइन, पॉइंट, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, सब कुछ कर लिया। नहीं सब आइडियली आपको शायद फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ेगी। ऑनेस्टली बताऊं, अगर पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछेगा ना नॉर्मली, लॉजिक ज्यादा बेहतर है, बना के करो। बट आई हैव गिवन द फॉर्मूला, देयर आर पीपल हु आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला, इफ दे वांट टू लर्न कर लो, वरना तो दिखता ही है क्या होगा। दैट्स बेटर। सो विजुअल एस्पेक्ट में हमेशा देता हूं जहां जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आप दोनों यूज कर पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला रटना है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट इज ओवर। इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी को रिवाइज कर लो जितनी बार कर सकते हो, और अगर कोऑर्डिनेट का सवाल एग्जाम में तुम्हारे आएगा तो तुम छमाक से लगा के आओगे, बहुत आसानी से लगा के आओगे, मैं बता रहा हूँ। तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब हमारी मुलाकात होगी 16 तारीख को और हम मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे। बीच के इस समय को देखिए, पीडीएफ उसी ड्राइव में आएगा जो ड्राइव लिंक थी। मैं एक बार ड्राइव लिंक फिर से शेयर कर देता हूं, अगर अपलोड नहीं हुई है तो मैं टीम से बोल के इसको अपलोड करा दूंगा। जस्ट ए सेकेंड वेट करिए। ऑलराइट, पीडीएफ लिंक मैं डाल देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। तो इस फोल्डर में अगर नहीं डाली गई है तो भैया बोल दूंगा टीम को, वो डाल देंगे कोऑर्डिनेट की पीडीएफ। अगर नहीं आई है तो जहां तक मुझे पता है शायद डाल दी उन्होंने, ठीक है, नहीं डाली होगी तो मैं डलवा दूंगा। अब भैया 10 दिन अच्छे से रिवीजन करो, तब मैं जब आऊंगा ज्योमेट्री का रिवीजन ठीक से कर लेना, क्योंकि मेंसुरेशन में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती है हमें। फिर हम मेंसुरेशन करेंगे। मेंसुरेशन के बाद फिर नंबर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और डीआई, ये 3 टॉपिक अगले सीक्वेंस में। फॉर्मूला सीट वगैरह अगर इस ड्राइव में नहीं है तो मैं फिर से टीम को बोल दूंगा, रिमाइंड करा दूंगा कि डाल दें, ठीक है। चलिए, बाकी अच्छे से 10 दिन रहिए, पढ़िए, मिलते हैं आपसे 16 तारीख की शाम को 6 बजे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।